बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं सैयद आसिफ़ अपने एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। माज़रत चाहता हूँ 3-4 दिन से व्लॉग नहीं कर सका अपना। उसकी एक वजह थी, वो इंशाअल्लाह मैं कल आप लोगों से शेयर करूँगा। उसकी कन्फर्मेशन ले रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने इतना काम किया भी नहीं है, तो प्राइवेट नंबर आना शुरू हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उसकी तफ़सीलात। तो बहरहाल अपना व्लॉग शुरू करते हैं और उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। आज यहाँ मौसम बड़ा खूबसूरत है। बारिश हो रही है, गुज़िश्ता रोज़ से बारिश हो रही है और आज सुबह से तकरीबन हल्की-फुल्की बूंदाबांदी, कभी तेज़, कभी हवाएँ, तो बहुत खूबसूरत मौसम है। तो बहरहाल अपना व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अफ़सोसनाक खबर इंडिया से कि वहाँ इंडियन एयरलाइन का जो जहाज़ है, वो हादसे का शिकार हुआ और तकरीबन 242 अफ़राद के हलाक होने की खबर है। तो उस पर बात करेंगे। आज एक सब्जेक्ट है पाकिस्तान में, उनका नाम है नवाज़ शरीफ। आज उनकी बात करेंगे। आज उन्होंने ट्वीट किया है और किसके लिए ट्वीट किया है उस पर भी बात करेंगे। बहरहाल अच्छा ट्वीट किया है, लेकिन बात करेंगे। फिर वो थोड़ी-सी बात करेंगे फ़िज़ा अली और सोहेल वलाइच के झगड़े के बारे में। तूल पकड़ता जा रहा है और ये मामला काफ़ी बहस व मुबाहिसा तक पहुँच चुके हैं और जिसमें हमारे जो कम्युनिटी है, सोशल मीडिया के लोग हैं, दोस्त हैं और जो इस्तेमाल करने वाले हैं, उन लोगों ने भी भरपूर उसमें हिस्सा अपना डाला है। उस पर थोड़ी-सी बात करेंगे और बात करेंगे फिर बजट के हवाले से कि बजट में जो तनख्वाहों में इज़ाफ़ा हुआ है। और सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को अमीरों का बजट गरीबों के लिए वो मुबारक हो। जो अमीरों का बजट है वो गरीबों के लिए आया है। तो उस पर बात करेंगे कि कितना जो हमारे पाकिस्तान की आर्मी है उसमें कितना इज़ाफ़ा किया गया है उनकी तनख्वाह में और आम आवाम की तनख्वाह में कितना गुज़ारा किया है। तो शुरू करते हैं जनाब। अफ़सोसनाक वाक़या जो इंडिया में हुआ है, जिसमें तकरीबन 242 अफ़राद हलाक हुए हैं। इंडियन एयरलाइन का जहाज़ जो अ 171 जो तकरीबन 1 बजकर मेरे ख़्याल से शायद 42 या 43 मिनट पर उसने फ्लाई किया अहमदाबाद से लंदन के लिए और वो हादसे का शिकार हुआ और हादसे का शिकार सिर्फ़ 38 सेकंड के बाद हो गया। क्या वजूहात हैं, क्या मामलात हैं, ये अभी तक सामने नहीं आई हैं। कोई ये कह रहा है कि उसमें पायलट की गलती थी या ग्राउंड स्टाफ की गलती थी, सही तरह से चेक नहीं किया और एयरप्लेन ने टेक ऑफ करते ही ट्रम्बलिंग शुरू हो गई थी, हिलना शुरू कर दिया था और मतलब काफ़ी सारे मामला आते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। वो तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम मामलात होंगे तो पता चलेगा। लेकिन उस हादसे में 242 अफ़राद हलाक हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसमें किसी की बहन भी थी, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का बाप और तकरीबन 11 बच्चे उसमें हलाक हो गए हैं। उसमें तकरीबन 180 मुसाफ़िर जो थे वो तकरीबन वो इंडियन थे। 40 के करीब जो हैं वो उनका ताल्लुक यूके से था। तकरीबन 7 या 8 जो हैं वो पुर्तगीज़ थे और एक का ताल्लुक बताया जा रहा है कि वो कैनेडियन नेशनल था। बाकी 12 तकरीबन जो अमला था जहाज़ का वो उसमें बहरहाल तमाम के तमाम हलाक हो गए हैं। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि कोई एक मुसाफ़िर जो है मौजज़ाना तौर पर बच गया है उस हादसे में। अगर वो उस हादसे में बच गया है तो यकीनन फिर बहुत सी मालूमात हासिल हो सकेंगी कि ये हादसा क्यों कर पेश आया, क्या हुआ, क्या मामलात रहे, किस तरह से टेक ऑफ हुआ और किस तरह से तमाम मामलात हुए। तो ये इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि 2-4 रोज़ में बात क्लियर हो जाएगी कि क्या है, क्या नहीं है। बहरहाल इंसानी जान चाहे वो किसी की भी हो, कहीं भी हो, अ, उसका कोई रिलीजन नहीं होता इंसानी जान का, वो सबसे अहम होती है। और उसमें अफ़सोस है, हमें बहुत अफ़सोस है इंडियन लोगों के साथ, हम उसमें शामिल हैं, उनके दुःख में शामिल हैं कि ये हादसात होते हैं, तमाम ही मुल्कों में होते हैं। इंडिया में कहा जा रहा है कि ये इस नौइयत का पहला हादसा है जो कि बोइंग 737 आई गेस और 747। इस कंपनी ने कहा था कि अब तक ये तकरीबन 1 अरब जो पैसेंजर्स हैं उनको मूव कर चुके हैं और कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन ये पहला हादसा हो गया उनके साथ। तो बहरहाल तमाम लवाहिकीन से दुःख के साथ कि अल्लाह ताला उनके जो मामलात हैं वो देखे। तो बहरहाल आगे चलते हैं, नवाज़ शरीफ का ट्वीट की बात करते हैं। जी, नवाज़ शरीफ साहब ने आज ट्वीट कर दिया है, जो सब्जेक्ट था बहुत अरसे से खामोश बैठा हुआ था, वो आज बोल पड़ा है। तो नवाज़ शरीफ साहब ने ट्वीट किया है और बाकायदा उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिया है।
बुरा नहीं है, अच्छा ट्वीट है कि चले ज़ाहिर है किसी के दुःख में शरीक हो गए। लेकिन जो पाकिस्तानी कौम का दुःख था जिसमें तकरीबन 100 से ज़ायद अफ़राद हलाक हुए जब इंडिया ने हमला किया, तो उस वक़्त ये क्यों ख़ामोश थे? उस वक़्त इनकी ज़ुबान पर ये नाम क्यों नहीं आए? और इस वक़्त ये इस टाइप के ट्वीट क्यों नहीं आए? तो इस वक़्त ट्वीट करने की क्या वजह है? उनकी यकीनन उनके अपने कुछ मामलात होंगे, कुछ पस पर्दा ताल्लुकात होंगे, जो कि अभी तक मंज़र-ए-आम पर खुलकर तो नहीं आए, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन ज़रूर आएँगे और वो दिन जल्द ही आएगा कि इनके मामलात खुलें और पता चले कि क्या मामलात हैं। बहरहाल उन्होंने ट्वीट किया है कि भई बड़ा अफ़सोस हुआ और ये वो हम दुःख में शरीक हैं आपके। तो पाकिस्तानी कौम के दुःख में भी शरीक हो जाते तो बड़ी नवाज़िश होती आपकी। अ, हमें गिला नहीं है कि आपने ये ट्वीट किया, हमें अच्छा लगा आपने ट्वीट किया। आप 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, इसी टाइप का एक ट्वीट पाकिस्तानी अवाम के लिए भी कर देते, लेकिन वही बात पाकिस्तानी अवाम तो कीड़े-मकोड़े हैं, तो आपको उससे क्या फ़र्क पड़ना है? तो बहरहाल अच्छी बात है, इसी तरह के ट्वीट करते रहें और दाद वसूल करते रहें। और मैंने देखा है कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ट्विटर अकाउंट हैं, उन्होंने पहले तो खैर जहाज़ जब हादसे का शिकार हुआ तो उन्होंने बड़ी लान-तान की, लेकिन जब नवाज़ शरीफ का ट्वीट आया तो उसके बाद थोड़े से वो हल्के पड़ गए। ये दुःख की बात है, इसमें किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, अगर होता कोई उनका फाइटर जेट होता, वो गिर जाता तो यकीनन हम कहते कि हमसे तरबियत ले लें। लेकिन चूँकि ये एक अ अ, आम इंडियंस को लेकर जा रहा था और कमर्शियल फ्लाइट थी, तो इसमें हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, दुःख की बात है, कहीं भी हो सकता है। पाकिस्तान में कई हादसात हुए, एयर ब्लू का हादसा हुआ, कितने लोग उसमें अपनी जान से गए, बड़े अच्छे-अच्छे लोग उसमें चले गए। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ़िज़ा अली और सुहेल वड़ाई साहब की। फ़िज़ा अली ने कामरान शाहिद के प्रोग्राम में सुहेल वड़ाई साहब को कहा था कि मतलब उनसे पूछा गया कि सुहेल वड़ाई साहब अगर तज़कियाकार या ना होते तो फिर क्या होते? तो फ़िज़ा अली ने उनको कह दिया था कि कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं स्वीपर, कोई बुरी बात नहीं है स्वीपर-श्वीपर होना बाहर मुल्कों में रेस्टोरेंट में या कहीं भी, तो अच्छी कमाई हो जाती है उनकी भी। और ये कोई बुरी बात नहीं है, काम हाथ का काम है और हलाल रोज़ी है, तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि भई इनको ये कहीं स्वीपर होते हैं और जिस मामलात के लिए कहा था वो सबको पता है कि वो किस मामले के लिए कहा था, कि वो तकरीबन जोहर बड़ाई साहब बहुत बड़े तज़किया निगार हैं, किताबों के मुसन्निफ़ हैं। उनकी किताब भी बड़ी अच्छी थी लेकिन मसला ये है कि आपका किरदार होना चाहिए। अगर फ़िज़ा अली ने कह दिया और जिस माहौल में बैठकर कहा था, वो एक माहौल एक डिफरेंट माहौल था, कोई ऐसा नहीं था कि कोई उसमें फ़ाइट हो रही थी या कोई ऐसी चीज़ हो रही थी। बाकी जव्वाद और इरशाद भट्टी साहब की भी कोई कुछ ना कुछ सीन आउट थे, लेकिन वो अभी इतने बाहर नहीं आए। लेकिन फ़िज़ा अली ने जो बात करी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बर्दाश्त करें, नहीं तो पास करें। आपने जवाब दे दिया, आगे से जवाब मिल गया, उसने दे दिया। आप ये छोड़ दें कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। आप अपना कद ऊपर रखें, ताकि आपकी इज़्ज़त उसी तरह बरकरार रहे। सोहेल वड़ाइच के लिए एक वक़ार साहब ने ट्विटर पे उन्होंने लिखा है कि सोहेल वड़ाइच को आज अपने करतूतों की सज़ा मिल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वक़ार साहब कह रहे हैं कि सोहेल वड़ाइच को आज अपने करतूतों की सज़ा मिल रही है। सोहेल वड़ाइच ने धोती खोलकर मोढ़े पर रखी हुई है। मैंने नहीं कहा ये कह रहे हैं वक्कास साहब। और इसी तरह एक आतिफ साहब हैं जो ट्विटर पे लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में ख़ानदानी सियासत को जितना नुमायाँ सोहेल वड़ाइच ने किया है, किसी ने नहीं किया। और सबसे बड़ी चीज़ कि सोहेल वड़ाइच साहब ने मैं कोई पॉलिटिकली उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ एक खातून के लिहाज़ से बात कर रहा हूँ। बिशरा बीबी के लिए जिस तरह के उन्होंने जादूगरनी और पीरनी और इस तरह के जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, तो उस वक़्त किसी ने उनके ऊपर उँगली नहीं उठाई। आज फ़िज़ा अली ने एक ज़रा-सी बात कर दी, ना उनको डायरेक्ट टॉन्ट किया कि वो जादूगर हैं या पीर हैं, सिर्फ़ ये कहा कि भई आप स्वीपर होते, तो एक तूफ़ान उठा पड़ा है। और वो हमारी जो लाल वो जो मोमबत्ती वाली जो आंटियाँ हैं, वो भी गायब हैं और वो तो एक अरसे से गायब हैं। उनको तो पीटीआई की कोई मतलब कोई खातून और पीटीआई की कोई वर्कर नज़र नहीं आती कि ख़वातीन के साथ हो क्या रहा है। अभी किसी और पार्टी में या किसी और खातून के साथ हो जाए तो आप देखें ये सब मोमबत्तियाँ लेके निकल आएँगे।
ये मोमबत्ती माफिया से भी हम लोगों को जान छुड़वानी चाहिए कि हमारी मोमबत्ती माफिया से भी जान छुड़ाई जाए। ये हर दफ़ा मोमबत्ती लेके निकल आती हैं और हर साइज़ की मोमबत्ती होती है इनके पास। तो ये भी चेक करना चाहिए कि हर साइज़ की मोमबत्ती इनके पास कहाँ से आती है। ये मोमबत्तियाँ भी चेक करनी चाहिए। बाकी रह गई बात बजट की, बजट तो माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त आया है, कौम तो सदके वारी जा रही है। और मुझे पता चला है कि कुछ लोगों ने तो मिठाइयाँ तक बाँटी हैं कि इतना ज़बरदस्त जो है ना वो बजट आया है इस बार कि जिस मुल्क की 30% से 40% तक फसलें तबाह हो चुकी हों, उस मुल्क का इतना ज़बरदस्त बजट 2200 अरब का किसानों ने नुकसान उठाया पिछले साल 24-25 में। और अब 25-26 का जो बजट आया है, उसमें जो गवर्नमेंट मुलाज़मीन हैं, उनकी तनख्वाहों में बहुत मुश्किल और 10% इज़ाफ़ा करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन वो 10% भी आप ये देखें कि उसमें से 2.5% तो आपकी जो डिफरेंट जो गैसेज़ हैं, उसमें निकल जाएगा। जैसे पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, डीज़ल हो गया, इन मामलात में आपका 2.5% तो वहीं निकल जाएगा। बाकी 2.5% आपका निकलेगा इलेक्ट्रिक में। जो इलेक्ट्रिक में की जो उसकी प्राइस बढ़ाई जाएगी, उसमें तमाम चीज़ें निकल जाएँगी। फिर उसके बाद जो अभी अंडे महँगे होंगे, घी महँगा होगा, आटा महँगा होगा, चीनी महँगी होगी और 100% होगी। जब गैसेज़ माज़रत चाहता हूँ, जब ये गैसेज़ के प्राइस बढ़ते हैं, जिसमें पेट्रोल हो गया, डीज़ल वगैरह हो गया, तो फिर लामाला हर चीज़ में प्राइस बढ़ते हैं। आपका रेंट भी बढ़ेगा, जो बसों में ट्रैवल करने वाले होते हैं, उनका किराया बढ़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें बढ़-बढ़ा के आराम से तकरीबन आप लोग 18% पे खड़े होंगे। 10% के इंक्रीमेंट और 18% का एक्सपेंसेस का इंक्रीज़। तो आप लोग देख लें आप लोग कहाँ खड़े होंगे। तो ख़ैर अभी तो सबके मज़े आ रहे हैं, चीखें बाद में निकलेंगी। 10% इज़ाफ़ा कहाँ 600% इज़ाफ़ा सेक्रेटेरिएट में, 200% इज़ाफ़ा ऐवानों में, जिसमें सूबाई और असम्बलीज़ और नेशनल असम्बलीज़ में जो है वो अ, 2-200% उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई। तो पाकिस्तानी कौम को 10% में टिका दिया उन्होंने। ओह जी 10% बढ़ा दिया हमने। बहरहाल 10% में देखिए कहाँ जाएँगे। और टैक्सेस आप देखें कि इतने टैक्सेस लगाए गए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा छूट दी गई 111 कंपनीज़ को। वो 111 कंपनीज़ किसकी हैं? सवाल किया गया औरंगज़ेब साहब से जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे सवाल किया तो वो कन्नी कतरा के निकल गए। आप खुल के बताएँ कि आप किसको यहाँ पर सपोर्ट करना चाह रहे हैं? ये जो बजट आया है, ये है 100% एलीट क्लास सपोर्ट बजट, 100%। इसमें हर क्लास को फ़ायदा दिया गया है सिवाय मिडिल क्लास तो पता नहीं हमारे यहाँ अब है कि नहीं है। लोअर मिडिल क्लास अब वो भी जिसे कहते हैं ना जो मिडिल क्लास थी वो लोअर मिडिल मिडिल क्लास में आ गई है। तो इसमें तमाम लोगों को फ़ायदा दिया गया है, उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है कि ये चाहते हैं कि ये सिस्टम चले। गरीबों को पैसा देकर सिस्टम नहीं चलेगा, सिस्टम चलेगा अमीरों को पैसा देकर। और यही वजह है जो अमीरों के 2-200 600% इंक्रीमेंट किया गया है, उसकी वजह ये है कि जब इनको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर इन तमाम अमीरों को इनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। गरीब को इतना मार दिया जाएगा कि वो किसी अव्वल तो वैसे ही काबिल नहीं है किसी, वो तो अब 24 करोड़ लाशें लगने लगी हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी जो कौम खड़ी ना हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे? वो कहते हैं ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख़याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। जब हमारी कौम खड़ी ही नहीं हो रही, तो फिर हम किसी से क्या गिला करें? कितने-कितने मामलात आ गए। हम अब तो 92 से देख रहे हैं कि जो मामला जिस तरह से बिगड़ते चले आ रहे हैं और आज तक बिगड़ रहे हैं। तो बहरहाल अमीरों को पैसा इसीलिए दिया गया है ताकि उनका मुँह बंद रहे और वो सिर्फ़ वाह-वाह करते रहें। जिस तरह से और तज्ज़िया निगारों को जो बैठे हुए हैं, माशाल्लाह से उनकी भी करोड़ों करोड़, डेढ़ करोड़ की दिहाड़ी लगी हुई है हर महीने की। तो वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त है। चाय पी रहा हूँ। वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है कि आप देखें जितने भी ट्विटर पे लिखने वाले हैं जो पीटीवी और ये दूसरे चैनल्स पे काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के हमनवा हैं, आप उनको देखें ऐसे-ऐसे ट्वीट करते हैं, ऐसे-ऐसे ट्वीट करते हैं कि टीसी भी जो है ना, जो एक शख्स होता है जो टीसी करता है, जो टॉप टीसी करने वाला होता है, वो उससे भी आगे निकले हुए हैं। वो उससे भी आगे निकले हुए हैं कि उनका बस नहीं चलता, वो क्या करें उस टीसी के चक्कर में।
तो बहरहाल आर्मी के जो अफसरान हैं, आई मीन जो ब्रिगेडियर और जनरल और इस टाइप के जो साहिबान हैं, माशाल्लाह से उनकी तनख्वाहों में 50% इजाफा हुआ है। अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों हो गया, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, हर फील्ड में सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो मौजूद ना हो। और अब तो ये होता है कि यार यहाँ भी ये मौजूद हों तो सबसे अच्छा है। जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स में जाकर तकरीरें कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और मैं ये समझता हूँ कि ये इसको अगर हम पॉज़िटिव ले लें कि भई 50% इज़ाफ़ा हो गया है, तो अब उनको चाहिए कि अब रूल ऑफ लॉ लगा दें, ठीक है ना? हर जगह पे रूल ऑफ लॉ, 50% तो ख़ैर हायर उसमें हुआ है जो रैंक है और जो लोअर हैं उनमें तकरीबन 20% इज़ाफ़ा हुआ जो कि बहुत अच्छा है, उनको देना चाहिए और हकदार हैं। बॉर्डर पे खड़े होते हैं सुबह-शाम मेहनत भी करते हैं, हमारी हिफाज़त भी करते हैं, हम सब लोग सुकून से सो भी रहे होते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट 50% हो, 20% हो, इससे कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आम अवाम है, उसमें उसकी तनख्वाह में भी कम से कम 20% इज़ाफ़ा होना चाहिए था, ताकि एंड ऑफ द मंथ आपके पास 100, 200, 500 एक्स्ट्रा आपके पॉकेट में हो, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जैसे जो बजट आया उसमें सिर्फ़ 1% मे बी 1% से भी कम 0.98% या 0.89% वो मेडिकल के लिए रखा गया है। आप अंदाज़ा करें, मेरे ख़्याल है शायद 24 करोड़ है, तो तकरीबन 75-80 रुपए मेरे ख़्याल है पड़ेगा पर हेड और वो पर ईयर पूरे साल में एक शख्स को पाकिस्तान में रहने वाले एक शख्स को सिर्फ़ 80 रुपए मेडिकल की मद में हासिल होंगे। उसका वो करेगा क्या? वो कहते हैं खाएगा क्या और पिएगा क्या? क्या कहते हैं वो कि बंदा खाएगा क्या और नहाएगा क्या? तो 80 रुपए में भाई एक टैबलेट आती है। मेरा ख़्याल है राइज़िक की एक टैबलेट जो है ना 20-30 रुपए या 50 रुपए की एक टैबलेट है और डेली खाने वाला महीने में 1500-2000 की टैबलेट खाता है और आप सिर्फ़ 80 रुपए एक पर्सन आप जो है वो मेडिकल में दे रहे हैं। तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कैसे कहानी आगे बढ़ेगी? एजुकेशन 1% कर दी है आपने यार। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को ही तबाह कर रहे हैं और ये तो वतीरा रहा है हमारा कि जो चीज़ की हमें ज़रूरत होती है ना, हम उसको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। कायद-ए-आज़म की ज़रूरत थी, निकाल दिया। फातिमा जिन्ना की ज़रूरत थी, निकाल दिया। भुट्टो की जब ज़रूरत पड़ी तो निकाल दिया, वरना उसको इस्तेमाल करते रहे। जब भुट्टो की ज़रूरत थी, तो कि नहीं भाई इसकी ज़रूरत है, इसको निकाल दो। इसी तरह नवाज़ शरीफ भी, जब वो अपने हर पूरे तरीके से काम कर रहे थे, तमाम चीज़ें लेकर चल रहे थे, हर चीज़ परफेक्टली हो रही थी। मैं समझता हूँ नहीं 100% हो रही थी, 70% भी हो रही थी, तो भी निकाल दिया। फिर इमरान खान ने जब 80-90% पे लेकर आया ग्रोथ को आपकी, 6.1% जीडीपी ग्रोथ थी, 6.1% और आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? 1.7% पे। तो आज हम खुश हैं या पहले हम खुश थे? बहरहाल आप लोगों से फिर और मौज़ूआत पर बात होगी। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।